नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राधाकृष्णन को राष्ट्रपति भवन में उन्होंने उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। बता दें कि सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त विपक्ष उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत हासिल की थी। ये चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को अचानक इस्तीफे के बाद आयोजित किया गया। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को 452 मत प्राप्त हुए। वहीं विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत मिले। 9 सितंबर को ही वोटिंग के बाद परिणामों की घोषणा की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पद की शपथ लेने के बाद राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार कांग्रेस के एआई वीडियो को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की। दरअसल बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लेकर एक एआई वीडियो शेयर किया। भाजपा ने इस वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे महिला और गरीबों का अपमान करार दिया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं तो इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी बहुत नीचे गिर गए हैं। क्या कुछ आगे कहा गया, सुनिए। अपने यात्रा में जिस तरह से स्टालिन ने हिंदुओं को, बिहारियों को गाली दिया था, पूरा आज फिर गाली देने का काम किया। रेवंत रेड्डी उनके मुख्यमंत्री ने गाली दी थी। मैं तेजस्वी यादव राहुल गांधी से पूछ रहा हूं, बिहार को गाली देना भारी महंगा पड़ेगा। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, ये धोखेबाज लोग, ये फ्रॉड लोग, ये जो नरेंद्र मोदी जी की मां एआई करके जिस ढंग से मरी हुई माता जी का उनके जुबान से, नकली जुबान से जो प्रचारित कर रहा है, ये फ्रॉड, राहुल गांधी फ्रॉड। अगर मैं नेहरू और माउंटबेटन महिला के साथ अगर एआई में जो दुनिया जानता था कि क्या संबंध है, उसको कहूं तो कैसा लगेगा। वो तो सच है। ये मरी हुई मां जो अब इस धरती पर नहीं है, उनको ये फ्रॉड लोग हैं, ये चरित्रहीन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। लालू यादव क्या जाने, उनको तो चरवाहा विद्यालय MY समीकरण के सिवा और कुछ आता नहीं। इसलिए लालू यादव विकास को क्या जानेंगे। नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं, बिहार के विकास में एक कड़ी जोड़ते। राज्य में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां और प्रतिबद्धताओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के कल्याण और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। रेड्डी ने याद दिलाया कि आदिवासी समुदाय की एक महिला को देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति बनाना इसी सोच का प्रतीक है। उन्होंने झारखंड के विकास को लेकर भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 2021 नवंबर 15 को वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिरसा मुंडा का जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के नाते घोषणा किया है। वैसा ही जनजातीय लोगों की कल्याण, उनकी समुदायों का गौरव देना नरेंद्र मोदी जी सरकार लगातार काम कर रही है।
एनडीए सरकार 2022 में माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को एक आदिवासी समाज से आए हुए महिला को राष्ट्रपति का स्थान पर लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार काम किया है। आज झारखंड विकास के लिए हम पूरा कमिटमेंट के साथ काम कर रहे हैं। कोल सेक्टर में भी हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। जो इंपोर्ट कोल है इस साल हम बहुत कम किया है। भारत सरकार का इनिशिएटिव के कारण इंपोर्ट कोल कम हुआ है। लगभग लास्ट ईयर 60,000 करोड़ वर्थ ऑफ कोल हम इंपोर्ट कम करके फॉरेन एक्सचेंज बचाए गए। वैसे ही आने वाले दिन में कोल प्रोडक्शन और ज्यादा करते हुए हम इंपोर्ट कोल कम करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल विरोधी अभियान में जवानों की बहादुरी की सराहना की। ओडिशा बॉर्डर से लगे जंगलों में हुए सर्च ऑपरेशन में करीब 10 नक्सली ढेर किए गए। इनमें बड़ा नाम शामिल है सक्रिय सीसी मेंबर बालकृष्ण उर्फ मनोज, जिसे मार गिराया गया है, जिस पर उन्होंने कहा कि जब से उनकी सरकार आई है सुरक्षा बल और पुलिस जवान पूरी मुस्तैदी से नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। गरियाबंद में हुई मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली है और ऐसे में मुख्यमंत्री ने साहसिक काम के लिए जवानों को नमन भी किया है। 20 महीने से जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान बहुत साहस के साथ मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और उसमें सफलता मिल रही है। और कल भी गरियाबंद में नक्सली मुठभेड़ में हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है। मैं उनके साहस। तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी को सलाम किया है। उन्होंने बताया कि 25 लाख का इनामी नक्सली प्रमोद उर्फ पांडा भी इसमें मारा गया है। उप मुख्यमंत्री ने इसे नक्सल मोर्चे पर एक बड़ी सफलता करार दिया। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। 10 लगभग 10 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। उसमें एक बड़ी सफलता ये है कि एक सक्रिय सीसी मेंबर जो था बालकृष्ण उर्फ मनोज कल न्यूट्रलाइज हुआ है। साथ ही साथ एक एसजेडसी मेंबर था जो 25 लाख का इनामी था, वह भी प्रमोद उर्फ पांडा, वह भी न्यूट्रलाइज हुआ है। ये गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र के उड़ीसा के बॉर्डर एरिया पर हुआ एक सर्च ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च ऑपरेशन में। ये वही स्थान है जहां चलपति नामक एक और सीसी मेंबर कुछ समय पहले न्यूट्रलाइज हुआ था। तो सुरक्षा बलों के जवानों ने बहुत शौर्य और साहस के साथ, बारिश पूरी समाप्त नहीं हुई अभी, उससे पहले ही एक बड़ी सफलता दी थी। सीसी मेंबर की सूची में भी अब छत्तीसगढ़ में सक्रिय सीसी मेंबर की संख्या बहुत कम है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उच्च शक्ति खरीद समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य राज्य में विभिन्न विभागों की खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना रहा। मुख्यमंत्री ने बैठक में सदस्यों को निर्देश दिए हैं कि वे योजनाओं और परियोजनाओं के लिए खरीद प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाएं ताकि समय पर वस्तुएं और सेवाएं जनता तक पहुंच सके। इसके अलावा बैठक में खरीद नीतियों में सुधार, लागत नियंत्रण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। तो सीएम सैनी की ओर से बैठक की अध्यक्षता की गई और परियोजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने और इसी के साथ पारदर्शिता और तमाम मोर्चों पर उसे सही ढंग से
अप्लाई करने को लेकर सीएम सैनी की ओर से निर्देशित किया गया है। प्रशासनिक कुशलता पर खासा जोर इस बैठक में देखने को मिला है। हरियाणा में उच्च शक्ति बैठक आयोजित की गई, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सीएम सैनी ने जरूरी दिशा निर्देश यहां पर दिए हैं और इस बैठक की अध्यक्षता करने के साथ साथ प्रशासनिक कुशलता पर खासा जोर उनकी ओर से दिया गया है कि नीतियों को पारदर्शी और कुशलता से लागू करना है और इसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए। इस पर सीएम सैनी की ओर से जोर दिया गया। गुवाहाटी में बिहार कांग्रेस के एक एआई जनरेटेड वीडियो पर बवाल मच गया है, जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दिवंगत मां जैसी झलक वाले किरदार दिखाए गए हैं। इस पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनकी मां को लेकर इस तरह का अपमानजनक प्रयोग देश के लोगों का अपमान है। शर्मा ने आगे कहा कि बिहार की जनता कांग्रेस को इसका करारा जवाब देगी और मां को बदनाम करने की कोशिश करने वाला इस देश में कभी सफल नहीं होगा, ये उनकी ओर से कहा गया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका बयान। प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का मां को लेके कांग्रेस जो भी काम कर रहा है यह निंदनीय है और बिहार का जनता उसे कांग्रेस को सबक भी सिखाएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि देश का जनता भी बहुत ही आक्रोशित है। किसी का माँ, प्रधानमंत्री जी का माँ हमारा माँ होता है, माँ ही होता है। माँ को जो डिफेम करने का कोशिश करता है वो कभी हमारा देश में कामयाब नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे। पटना में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाया है कि आखिर वो लोग तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनके बेटे को अपने मंच पर क्यों लेकर आए, जबकि स्टालिन खुद भगवान राम को नहीं मानते और उनके बेटे के बयानों से सनातन धर्म का अपमान हुआ था। ठाकुर ने कहा कि इस पर बिहार की जनता को जवाब चाहिए। आगे उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। नहीं कहूँगा कि जब टी स्टालिन भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बिहार आए थे अभी, तो मेरा एक सवाल राजद और कांग्रेस के नेताओं से कि जो व्यक्ति राम को नहीं मानता, भगवान राम को नहीं मानता, राम सेतु को नहीं मानता, राम मंदिर बनने पर उसका विरोध करते हैं, मंदिरों में उसको जुड़ने के लिए मना किया जाता है, तमिलनाडु के मंदिरों में जिस तरह के वो काम करते हैं और जिस तरह से उनके बेटे ने सनातन धर्म को लेकर हल्की टिप्पणी की थी, अपमान किया था, तो कांग्रेस और राजद के मंच पर ऐसे नेताओं को क्यों स्थान दिया गया, बिहार की जनता ये भी पूछती है। आगे बढ़ेंगे। पटना में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। खगड़िया जिले के अलौली से राजद विधायक के ड्राइवर की हत्या का जिक्र उन्होंने किया और आगे कहा कि अपराध अब चरम पर है और पूरी तरह सुनियोजित तरीके से हो रहा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री आवास से अपराध की गाथा लिखी जा रही है और मौजूदा सरकार में पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कुछ आगे कहा गया, सुनिए। सरकार जो है चेतावस्था, बिहार सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अभी निकल ही रहे थे तो एक और सूचना मिली कि खगड़िया अलौली के जो हमारे विधायक हैं उनकी ड्राइवर की भी हत्या कर दी गई। तो आप समझिए कि लगातार जो है अपराध बिहार में चरम पर है और अपराध अब सुनियोजित ढंग से हो रहा है, हत्याएं अब सुनियोजित ढंग से हो रही है। अब डिप्टी सीएम आवास से जो है अपराध की गाथा जो है गथी जा रही है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं इस सरकार में। भ्रष्टाचार का हालत आप लोगों ने देख लिया। इंजीनियरों के घर से करोड़ों करोड़ रुपए मिल रहे हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये सरकार तो पूरी तरीके से अपराधियों का संरक्षण ही नहीं दे रही, बल्कि अपराधी जो है विजय और सम्राट हो गए और भ्रष्टाचार में ये सरकार डूब गई है। लगातार जो है भ्रष्टाचार, थाना ब्लॉक से लीजिए, लोग परेशान हो चुके हैं
सरकार से। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि राघोपुर के व्यक्ति की जो मौत हुई है, फायदा किससे होगा अगर वो चुनाव लड़ते हैं? तो सवाल उठा रहे हैं कि बहुत गंभीरता से जांच। घटिया सोच है, हत्या हुई है सर, और इस तरह का उप मुख्यमंत्री अगर बयान दे रहे हैं तो शर्मनाक है। ये क्या सोच है इन लोगों की, घटिया सोच। जरा सोचो कैसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है, मतलब वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हत्या हुई है तो हम चुप रहे हैं कि हमको फायदा होगा। क्या घटिया सवाल जो है, ऐसे लोग जो है उप मुख्यमंत्री बन गए, ये लोग लायक हैं क्या? और इस बीच रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे तमाम खबरों का। नेपाल हिंसा के बीच जो एक नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में आया वो नाम है सुशीला कार्की। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के गायब होने के बाद सुशीला कार्की का नाम नेपाल के अंतरिम प्रमुख के रूप में सामने आया, जो कि जेनजी की भी पहली पसंद है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर जेनजी क्यों उन्हें नेपाल का अगला नेतृत्व सौंपना चाहती है और उनके कमान संभालने पर क्या स्थिरता रुक पाएगी? इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में जारी सियासी उठापटक के बीच एक नाम सबसे आगे निकलकर सामने आया है और वो नाम है सुशीला कार्की का। पूर्व चीफ जस्टिस, पूर्व न्यायाधीश और भ्रष्टाचार विरोध की मुखर आवाज कार्की, जो आज नेपाल की राजनीति में एक ऐसे चेहरे के तौर पर उभर रही हैं जिन पर खासकर जेनजी पीढ़ी का भरोसा सबसे ज्यादा है। नेपाल पिछले कई दिनों से राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा है। सोशल मीडिया बैन और करप्शन के खिलाफ गुस्से से शुरू हुआ जनाक्रोश सड़कों पर हिंसा में बदल गया और अंततः तत्कालीन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को सत्ता छोड़नी पड़ी। इस बीच देश की बागडोर किसके हाथों में जाएगी, इसे लेकर कई नाम चर्चा में आए, लेकिन एक नाम ऐसा था जिसने अचानक युवाओं का ध्यान खींच लिया और वो नाम है सुशीला कार्की का। 74 साल की सुशीला कार्की कोई आम नेता नहीं, वो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और न्यायपालिका से लेकर राजनीति तक उनका सफर हमेशा सवाल पूछने और जवाब मांगने से भरा हुआ है। बतौर जज उन्होंने कई ऐसे अहम फैसले सुनाए जिसने सत्ता में बैठे लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके कड़े रुख ने उन्हें एक जननायक जैसा दर्जा दिया है। यही वजह है कि आज की पीढ़ी यानी जेनजी, जो पारदर्शिता और ईमानदारी को सबसे बड़ा मूल्य मानती है, कार्की में अपने सपनों का नेतृत्व देखती है। नेपाल के युवा उस राजनीति से थक चुके हैं जहां पुराने चेहरे केवल सत्ता की कुर्सी के लिए जूझते रहते हैं। उन्हें चाहिए एक नया विजन, साफ सुथरी राजनीति और सख्त नेतृत्व। कार्की का अतीत
उन्हें इस भरोसे के साथ जोड़ता है। कार्की का भारत से भी गहरा रिश्ता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाली सुशीला कार्की अक्सर इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि उनके लिए गंगा, बनारस और बीएचयू की यादें आज भी ताजा हैं। यही नहीं, सीमावर्ती विराटनगर के निवासी होने के कारण भारत से उनका व्यक्तिगत लगाव हमेशा बना रहा। वो भारत नेपाल संबंधों को भाई बहन जैसा रिश्ता मानती है। उनके सोच ने उन्हें नेपाल की युवा पीढ़ी के और करीब ला दिया है। ग्लोबल सोच, लोकल कनेक्शन और पारदर्शिता पर आधारित राजनीति, यही वो बिंदु हैं जिन पर जेन ज़ी उन्हें पहली पसंद मान रही है। कार्की की उम्मीदवारी केवल एक नेता का चुनाव नहीं, बल्कि नेपाल की नई राजनीति का प्रतीक बनकर उभर रही है। जहां एक तरफ कुलमान घिसिंग जैसे प्रशासनिक अनुभव वाले नामों पर चर्चा हुई, वहीं जेन ज़ी ने साफ संकेत दिया कि अब उन्हें तकनीकी प्रबंधन से ज्यादा क्लीन पॉलिटिक्स चाहिए। कार्की के नाम पर सहमति इसलिए भी बनी क्योंकि वो न सिर्फ महिला सशक्तिकरण की मिसाल है, बल्कि न्यायपालिका से राजनीति तक उनका सफर सवालों से घिरा और जवाबों से भरा रहा है। अब ये देखना होगा कि नेपाल की सियासत में कार्की कितनी दूर तक जाती हैं। लेकिन इतना तो तय है कि जेन ज़ी ने उन्हें अपनी पहली पसंद बनाकर एक संदेश साफ दिया है। संदेश ये है कि अब पुरानी राजनीति नहीं, बल्कि ईमानदार और पारदर्शी राजनीति ही नई पीढ़ी का भविष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। बिहार में एसआईआर के बाद पूरे देश में ये मुद्दा किस तरीके से गर्माता हुआ नजर आया, सभी ने देखा। लेकिन ऐसे में चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर कराया जाएगा। लेकिन अब इसको लेकर क्या कुछ कदम आगे उठाए जाएंगे, हालांकि इसको लेकर एक बैठक भी बुलाई गई। क्या कुछ आगे होगा, किस तरीके से पूरे देश में एसआईआर होगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बिहार के बाद चुनाव आयोग अब देश भर में एक साथ मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण का अभियान शुरू करेगा। आयोग ने ये योजना विपक्षी दलों की ओर से अकेले बिहार में एसआईआर कराए जाने को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बाद बनाई है, जिसे लेकर वो जल्द ही फैसला ले सकता है। इस सिलसिले में आयोग ने देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी बुलाई, जिसमें वो एसआईआर से जुड़ी तैयारियों को लेकर दिए गए निर्देशों सहित चुनाव सुधार से जुड़े कदमों के अमल की समीक्षा की है। आयोग इससे पहले बिहार के बाद उन राज्यों में एसआईआर कराने की तैयारी में था जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। एसआईआर का उद्देश्य है कि हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल किया जाए और किसी भी तरह की गड़बड़ी या असंगति को दूर किया जाए। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि ये प्रक्रिया न केवल मतदाता सूची को अद्यतन करेगी, बल्कि चुनाव की पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करेगी। देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रशासनिक चुनौतियां हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने सभी सीईओ को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी को सुनिश्चित करें। बैठक में न सिर्फ एसआईआर से जुड़े निर्देशों पर चर्चा हुई, बल्कि चुनाव सुधारों के अन्य कदमों की भी समीक्षा की। इस अभियान के तहत मतदाता सूची के नाम दर्ज कराने वाले, पुराने मतदाताओं की जानकारी अपडेट करने वाले और किसी तरह की गड़बड़ी दिखाने वाले सभी नागरिकों को सहयोग देने की अपील की जा रही है। चुनाव आयोग का मानना है कि हर नागरिक को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। विशेष सघन पुनरीक्षण का महत्व केवल सूची बनाने तक सीमित नहीं है। ये अभियान लोकतंत्र की मजबूती, जनसंख्या आधारित नीतियों की योजना और चुनावी विश्वास सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगले साल जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां आयोग पहले से ही तैयारी में है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि भारत में लोकतंत्र और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, समावेशी बनाने के लिए चुनाव आयोग गंभीरता से काम कर रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस अभियान के तहत हर शहर, कस्बा और ग्राम पंचायत में मतदान योग्य नागरिकों की सूची का सघन निरीक्षण किया जाएगा। आयोग की ये योजना नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी शामिल है। हालांकि विपक्षी ओर से चुनिंदा राज्यों में ही इसे कराए जाने को लेकर खड़े किए जा रहे सवाल के बाद आयोग ने अब इसे देश भर में कराने की योजना पर काम शुरू किया। वैसे ही बिहार में एसआईआर को तय समय में और सफलतापूर्वक कराने के बाद से आयोग और उत्साहित है।
आयोग का मानना है कि वह इसी पैटर्न पर अब देश भर में इसे अमल में ला सकता है। इस बीच एसआईआर को लेकर जो सवाल थे वो भी सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद अब किसी तरह का कोई सवाल नहीं रह गया। आयोग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पहले से ही एसआईआर की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अगला फैसला उनके फीडबैक और तैयारियों को देखने के बाद दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो संकेत मिल रहे हैं उसके तहत देश भर में एसआईआर कराने का ऐलान सितंबर के अंत तक किया जा सकता है। वैसे भी बिहार में एसआईआर का काम 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशित होने के साथ ही खत्म हो रहा है। गौरतलब है कि मतदाता सूची के एसआईआर में घर घर जाकर मतदाताओं की जांच की जाती है, साथ ही उनसे नए सिरे एक गणना फॉर्म भरवाया जाता है। इस दौरान उनका पता, फोटो, मोबाइल नंबर और आधार आदि की जानकारी ली जाती है। देश में लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव आयोग का ये कदम न केवल जरूरी है बल्कि समय की मांग भी है। बिहार से शुरू होकर अब पूरे देश में मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण आने वाले चुनाव को और पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने में मदद करेगा। सभी नागरिकों से अपील है कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का सही इस्तेमाल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।